हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और ये जानने की कोशिश की कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी जगह पर क्रेब्स चक्र की जो घटना है वो घटित होती है। आज हम बात करेंगे क्रेब्स चक्र। तो आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल या इसे हम तो इसकी खोज जो है हैंस ए क्रेब्स ने की थी, H.A. क्रेब्स ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रेब्स चक्र रखा गया। इसमें जो प्रथम उत्पाद है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए सिंपल से इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और उस अम्ल का नाम होता है सिट्रिक एसिड, तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब देखो बात यह है कि इसमें हम जिक्र कर चुके हैं और सब चीज आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं कि आगे दौड़ना है और पीछे से भूलना है। हमने जिक्र किया था कि ग्लूकोज के 6 कार्बन थे, तो ग्लूकोज के 6 कार्बन से देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं दोबारा से वही चल रहा हूं, शुरुआत से समझो कि इस क्रेब्स चक्र में हमने जो चीज हमको मिली थी वो शुरुआत से मिला था ग्लूकोज में वही ग्लाइकोलाइसिस हुआ। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझनी है आपको कि देखो भोजन, कोशिका का भोजन केवल ग्लूकोज ही होता है, और चाहे आप ग्लूकोज ले रहे हैं चाहे आप प्रोटीन ले रहे हैं, एक मिनट थोड़ा मिटाते हैं इसको, दोबारा से ठीक है, चाहे आप फैट्स ले रहे हैं लिपिड्स, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल हमेशा अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में ही लेती है, तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से बदल जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड में। फिर ये जो पायरुविक एसिड है इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, ये हम देख चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस को। उसके बाद जब पायरुविक एसिड है तो इससे 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाते हैं। ठीक है, ये 6 कार्बन है, 3-3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, तो 6 कार्बन है, इनमें से 2 कार्बन निकल गए, हमारे पास बचे केवल 4 कार्बन, और वो 4 कार्बन हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं, वो 4 कार्बन होते हैं हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्म में, 2 मॉलिक्यूल 4 कार्बन। अब हमारा मकसद ये है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम एक चक्र तो चलाएंगे ग्लाइकोलाइसिस का और 2 चक्र चलाएंगे क्रेब्स चक्र के, क्योंकि हम एक बार में एक ही एसिटिल कोएंजाइम को लेंगे तो 2 बार में ये, तो कुल मिलाकर के बात है कि पूरे ग्लूकोज को खत्म करने के लिए हमको 2 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 कार्बन ना। तो बीच बीच में जब क्रेब्स चक्र चलाते हैं या क्रेब्स चक्र की क्रिया देखते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं पर 2 जगह पर CO2 यानी कार्बन जो है वो ग्लूकोज का वो CO2 के फॉर्म में निकलेगा, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी ऑक्सीजन की कहीं भी बात नहीं हुई है, जो श्वसन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन की बात अभी ना, ग्लाइकोलाइसिस तो हमने देख लिया, वो तो एनारोबिक कंडीशन में होता है, वो तो चाहे वाली वायु श्वसन हो चाहे वायवीय श्वसन हो, दोनों में एक समान से होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो क्रेब्स चक्र है इसमें भी हमने कहीं अभी ऑक्सीजन की बात की नहीं है। हम देखते हैं कब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज कब होगा। अब क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम का प्रवेश होगा,
अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए फिर इसमें घूमता रहेगा और देखो किस प्रकार से ये चलता है, इसको हम देखेंगे यहाँ कोशिश करते हैं। ये ध्यान एक चक्र में चलेगा भाई, ठीक है, एक चक्र में ये चलेगा, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट जो है लगाने के लिए वो है एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसमें होते हैं 2 कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास है जो ग्लूकोज से बन के आया है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये इधर से आया है। और अब बात ये उठती है कि क्या केवल 2 कार्बन से जो एसिटिल कोएंजाइम ए के हैं, क्या 2 कार्बन से ही ये चक्र चलाया जा सकेगा? क्यों भाई, क्या 2 कार्बन के लिए ही या 2 कार्बन से ही चलेगा क्या चक्र? ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक चक्र है ये, इस चक्र में कोई चीज यहां ली जाएगी तो दोबारा से वापस लौटा भी दी जाएगी। जैसे हमने C3 साइकिल में देखा था कि RuBp जब CO2 को ग्रहण करता है तो लास्ट में जब वो C3 चक्र पूरा हो जाता है तो RuBp वापस से बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस चक्र को चलाने के लिए हम कोई चीज उधार लेंगे और बाद में जब ये चक्र कंप्लीट हो जाएगा तो हम वही वापस से उसको दे देंगे। तो इसके लिए समझो कि हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन चक्र को चलाने के लिए हमने देखा था कि पहला जो अम्ल बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। कौन सा बनेगा? सिट्रिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हमारे पास केवल 2 ही कार्बन है, बन रहे हैं 6 कार्बन। इसका मतलब है कि 4 कार्बन हमको बाहर से लेने पड़ेंगे और 4 कार्बन किससे मिलते हैं? फिर वो 4 कार्बन हमको यहाँ मिलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन और एसिटिल कोएंजाइम के 2 कार्बन इस तरह से ये मिलते हैं और मिलने के बाद यहां जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम होगा साइट्रेट सिंथेस। ये एंजाइम आपको जरूर याद रखना, साइट्रेट सिंथेस, और इससे बन जाएगा सिट्रिक एसिड। ये पहली रिएक्शन है सिट्रिक एसिड जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। अब बात है कि हमको सिट्रिक एसिड तो बना लिया, लेकिन अब इसी सिट्रिक एसिड में जो ये हमने 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिया है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के जो 4 कार्बन है ये हमको वापस से लौटाने हैं। और जो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए आए हैं, दो कार्बन यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में आए हैं, इन दोनों कार्बन को यहाँ पर CO2 के रूप में निकालना है। कुछ नहीं बचना है, ग्लूकोज को देने के लिए कुछ नहीं बचना है, ग्लूकोज को पूरा खत्म करना है, तभी तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। भाई ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है, जो 2 कार्बन तो निकल लिए एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्मेशन में और 4 कार्बन बचे, तो वो 4 कार्बन यहाँ पर निकल जाएंगे बीच में, ये जब चलेगा तब जो इसके 4 कार्बन है ऑक्जेलो एसिड के, ये हम इसको वापस कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहली रिएक्शन यही है कि एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ऊपर से आ रहा है, नीचे से ले लिया हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसके 4 कार्बन ले लिए, तो ये 4 कार्बन और 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम ए के एंजाइम होगा सिट्रेट सिंथेस, इसकी उपस्थिति में ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड से बनता है आगे चल के एक अन्य एंजाइम जिसका नाम है एकोनाइट्रेज, इससे बन जाता है सिस एकोनाइटिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड। अभी भी कुछ नहीं बदला है, 6 कार्बन होती है, ठीक है। और सिस एकोनाइटिक एसिड से वही एकोनाइट्रेज एंजाइम
कभी H2O अंदर प्रवेश करता है, कभी H2O बाहर निकलता है। यहाँ भी सेम एकोनाइट्रेज एंजाइम, और इस एकोनाइट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आइसोसिट्रिक एसिड, कहीं पर ये आइसोसिट्रेट लिखा मिलेगा तो कहीं पर ये आइसोसिट्रिक एसिड लिखा मिलेगा, बात एक ही है। मैंने बताया था कि बॉडी पीएच पर, ये जो सेल के अंदर जो पीएच होती है उस पर ये सभी अम्ल जो है ये एसीटेट के फॉर्म में होता है, ना कि एसिड के रूप में। तो इसलिए हम सिट्रेट कहें चाहे हम इसको सिट्रिक एसिड कहें, बात एक ही है। अब ये जो 6 कार्बन वाला आइसोसिट्रिक एसिड बना है, ये आइसोसिट्रिक एसिड इस जगह पर हाइड्रोजन परमाणु को क्या दिया, ये यहां से आगे जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये पहला स्टेप है जहां कुछ निकलने वाला है, कुछ होने वाला है। तो इस जगह पर जो एंजाइम काम में आएगा वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक, डिहाइड्रोजिनेज। तो जब भी डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है, जब भी डिहाइड्रोजिनेज आता है इसका मतलब होता है कि इसमें से हाइड्रोजन निकलने वाला है। जब हाइड्रोजन निकलने वाला है इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीकरण होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना, ये सब ऑक्सीकरण होते हैं। तो इस जगह पर जो एच आयन निकलते हैं उन एच आयनों को ग्रहण करता है NAD आयन, NAD आयन, और ये NAD आयन कन्वर्ट हो जाते हैं NADH प्लस H प्लस में, और ये चले जाते हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो हम जिक्र कर चुके हैं। इसलिए बताना जरूरी था, नहीं तो आप समझेंगे कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, वो सब हम बताएंगे। क्योंकि ये सब चीज चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ये जाते हैं एच आयन निकल के माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो मैट्रिक्स से ये एच आयन लगातार हाइड्रोजन पंप की सहायता से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाले जा रहे हैं। लगातार ये एच आयन बढ़ेंगे और ये एच आयन लगातार डाले जाएंगे, तो वहां पर कभी सेंट्रल में संचय नहीं होगा। क्योंकि देखो ये जो NADH प्लस H प्लस है ना, इनकी मात्रा भी सेल के अंदर फिक्स होती है। NAD आयन इसकी मात्रा फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कितना ही इनफिनिट भंडार है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी मात्रा फिक्स है। तो ये इसमें बदलते हैं, तो ये इसमें बदलने के बाद ये टूट जाते हैं, तो एच आयन को त्याग देते हैं और NAD आयन वापस से इसमें आ जाता है। अभी इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम, रिड्यूस्ड अपचयित कोएंजाइम। यह है ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम। अब आगे जो आइसोसिट्रिक एसिड है इससे बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। उसके बाद जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है इससे ऑक्जेलोसक्सिनेट कार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। अभी देखो यहां पर वही 6 कार्बन है, लेकिन अब जब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आ गया तो इससे निकल जाएगा CO2, एक कार्बन गया, इसमें बच गए 5 कार्बन, और 5 कार्बन वाला एसिड बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर है 5 कार्बन। ठीक, उसके बाद आगे चले, इस जगह पर फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स आता है, डिकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम मतलब ये नाम है जिसके ऊपर ये काम करेंगी।
एंजाइम जिस सब्सट्रेट पे काम करेगा, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। तो डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन को निकालेगा, डिहाइड्रोजिनेज अर्थात ऑक्सीकरण करेगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। उसके बाद डिहाइड्रोजनेज के बाद क्या आता है, डीकार्बोक्सिलेज, CO2 को बाहर निकालेगा, डीकार्बोक्सिलेज। ठीक, इस जगह पर जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो देखो, एक तो मैं यहाँ पर CO2 को बाहर निकाल रहा हूं, ये CO2 बाहर निकाल दिया, तो देखो एक CO2 यहां बाहर निकल गई, एक CO2 यहां बाहर निकल गई। हमारे कार्बन थे दो जो एसिटिल कोएंजाइम एक ही फॉर्म में आए थे, दोनों कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गए। हमारे पास बचे केवल 4 कार्बन, और वो 4 कार्बन यहाँ पर बचते हमको सक्सिनिल, इसमें कोएंजाइम में प्रवेश करता है और इससे बन जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और इस जगह पर यहाँ जो एच निकलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन से, वो एच वही NADI ग्रहण करता है और ये NADH प्लस H प्लस में बदल जाते हैं और ये NADH प्लस HN ये प्रवेश करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर और वापस से NADI बन जाएंगे, यानी कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम के रूप में यहाँ पर आते हैं। सक्सिनिल कोएंजाइम बन गया भाई, इसमें 4 कार्बन रह गए हैं। ठीक है, देखो हमारा जो काम था ना, हमें जिसे चलाना था, इसे चलाना था, तो वो तो हमारा हो गया। फिर हमने एक बार इसको स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि अब ये चक्र है तो ये इतना बनने के बाद निकलेगा। तो देखो यहाँ पर 4 कार्बन हमने यहाँ से लिए थे, तो 4 कार्बन वाला हमको सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिला है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिला है। हमने लिया क्या था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो भैया ये तो कहता है कि मुझे तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही चाहिए, मैं इसका क्या करूंगा, तो इसलिए हमको देना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को हमें इसको बढ़ा के देना। तो देखो क्या क्या रिएक्शंस और होती हैं जब सक्सिनिल कोएंजाइम बन जाता है, तो उसके बाद इसमें से सक्सिनिल थायोकाइनेज, जो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, यहां पर एंजाइम काम करेगा सक्सिनिल थायोकाइनेज, थायो सल्फर के लिए है और काइनेज यहाँ पर वही फॉस्फेट के लिए है। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज होता है और उस फॉस्फेट से GDP और ये बन जाता है GTP। तो देखो यहाँ पे एनर्जी निकलती है, GDP से GTP बन जाता है। चलो, ये हम केवल एक पहला यानी कि एक एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए कह रहे हैं। अभी ये बन रहा है सिर्फ एक के लिए है, फिर ऐसे ही दूसरा आएगा। तो कुल मिलाकर के ये रिएक्शन इस तरह से 2 बार चलेगी, एक बार में एक आएगा, दूसरी बार में दूसरा आएगा, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर 2 बार परफॉर्म होगी। अब इस जगह पर बनेगा इससे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड से यहां पर एच आयन निकलेंगे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इस जगह पर जो एच आयन निकलेंगे उनको ग्रहण करेगा FAD आयन, और ये FAD आयन ग्रहण करने के बाद ये बन जाएगा FADH2। ठीक, ये हाइड्रोजन गिराई है, ये भी हाइड्रोजन गिराई है, यहां पर ये फॉस्फेट गिराई है जिससे GTP बनता है। उसके बाद बनता है इससे फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, एंजाइम होगा फ्यूमेरेज, और मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड,
और यहाँ पर जो एंजाइम है वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस एच आयन को ग्रहण करने वाला होगा यहाँ पर वही NAD, और ये NAD कन्वर्ट हो जाएंगे NADH प्लस H प्लस में, ये सब जाएंगे कहाँ पर, ETS में, ETS में। FADH2 है ये FADH2 भी कहाँ जाएंगे, ETS के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो हमने देखो 4 कार्बन वाला ऑक्सिजन एसिटिक के OAA से 4 कार्बन वापस उधार लिए थे इस चक्र को चलाने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए। हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमा लिया, ये कमा लिया कि हमने ये और ये सब प्रॉफिट्स हैं इसके, और प्रॉफिट कमाने के बाद हमने इसको वापस से ऑक्सिजन एसिटिक एसिड दे दिया। ये भाई बहुत बढ़िया आदमी है ऑक्सिजन एसिटिक एसिड, क्योंकि ये बेचारा ब्याज भी नहीं दे रहा है, इसने पैसा भी दिया बिजनेस चलाने के लिए लेकिन ब्याज नहीं दिया, ये सबसे बढ़िया। ठीक है, इसका कहना है कि आप अपना काम चला लीजिए और काम चलाने के बाद आप मुझे मेरे पैसे ऐसे की ऐसे ही वापस दे देना। इसका बेचारे का कुछ नहीं किया, इसने पैसा वैसे के वैसे ले लिया। दिस इज क्रेब्स चक्र। अब एक बार इसमें ये चीज देखिए कि अगर आप देखें तो इसमें डायरेक्ट जो एटीपी है वो केवल जीटीपी की फॉर्म में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक चक्र एक बार चलाया हमने, एक एटीपी मिल गया, फिर ग्लूकोज दूसरा स्किल कोएंजाइम में था उससे चलाया, फिर 2 मिल गए, तो हमको कुल यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो 2 जीटीपी ही प्राप्त होते हैं। तो एक बात सोचिए, क्या ये जितना बड़ा हमने बखेड़ा खड़ा किया है, क्या ये केवल 2 जीटीपी के लिए हो रहा है क्या? ये इतना बड़ा जो बखेड़ा खड़ा किया हमने, यहाँ से ये लिया, इतनी लंबी रिएक्शन चलाई, तब जाके साइकिल बना, तो इतना बड़ा जो रिएक्शन या जो बायोसिंथेसिस जो हुआ है, क्या ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है ये केवल 2 जीटीपी के लिए हो रही है? नहीं, इसमें हमको रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी मिलते हैं, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी मिलते हैं। इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम के पास एनर्जी होती है। तो एक जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, एक NADH प्लस H प्लस, ये जब टूटता है तो ये टूटने के बाद NAD प्लस 2 H और प्लस ये 3 ATP का फॉर्मेशन करता है एक। और जो FADH टूटता है, FADH2, ये FADH2 भी टूटता है, तो टूटने के बाद ये FAD बनाता है, प्लस 2 H बनाता है, प्लस ये 2 ATP बनाता है। ठीक, और जो GTP है वो तो ATP है ही है, GTP तो ATP है ही है। तो देखो 1 2 3 जगह तो बनेगा NADH प्लस H प्लस, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 ATP, तो ये बन गए। ठीक है, एक बना क्या हमारे पास FADH2, तो 1 गुणा 2 बन गए हमारे पास यहां से FADH2 से, और एक है GTP, एक है क्या GTP, तो इसका मतलब है कि 9 और 3 12 ATP हमको एक चक्र से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कुल चक्र की जो संख्या है वो 2 है, तो 12 गुणा 2 हमको कुल जो क्रेब्स चक्र है उससे 24 ATP का प्रॉफिट होता है। अब यहां से आगे चक्र मतलब बात ये आती है कि जो NADH प्लस H प्लस है, ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम किस प्रकार ATP का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ये था क्रेब्स चक्र। जाने से पहले वही पुरानी बात, अगर आप अभी तक नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।